हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन यूनिट को स्टार्ट किया था और आप लोग इससे पहले रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। रोटेशनल मैकेनिक्स में आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टार्ट किया था। तो थोड़े दिनों के लिए मैं रोटेशनल मैकेनिक्स को स्टॉप कर रहा हूं और उससे नेक्स्ट यूनिट जो ग्रेविटेशन है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। ग्रेविटेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये आगे चल के 12 से इंटर रिलेट होगी फर्स्ट यूनिट से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तो एक दो दिन इसका बेसिक चलेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने कल स्टडी किया था और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो दो मटेरियल बॉडी है, ये दो मटेरियल बॉडी थी। एक का मास m1 था और दूसरा जो कि हमने उससे r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा हुआ था जिसका मास m2 था। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू थी F = G m1 m2 / r²। तो दो बॉडीज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये था जिसको आपने कल स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम इसी फार्मूला से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड आउट करें तो मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहने का इसका सिर्फ मीनिंग यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इन द स्पेस ऑल्सो, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस करी थी। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ जी, जो वेयर अगर हम बात करें जी की, तो वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसकी अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू इसकी G = 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। अब इसके अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ G, डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डायमेंशन फार्मूला इसका अगर हम देखें G = फार्मूला बनेगा Fr² / m², राइट। तो इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स का क्या होता है, mLT-2, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। R का डायमेंशन फार्मूला L² हो गया, ओवर मास का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, m² हो गया, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻⁻²। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये आपका डायमेंशन फार्मूला निकल कर आ गया। अब अगर देखा जाए, आपसे कहा जाए कि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करिए, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, किस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसका मास 1 kg है और इससे कुछ एक डिस्टेंस पर हमने दूसरी बॉडी रखी है जिसका मास भी 1 kg है। इन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है। तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा उसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर जो हमने G का फार्मूला पढ़ा है तो G = कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो G = आता है Fr² / m1 m2। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें G किसके बराबर मिल जाएगा, F के। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ, एग्जैक्टली देखा जाए दो ऐसी बॉडी जिनके मास यूनिट है और उनको यूनिट डिस्टेंस पर अगर हम प्लेस कर दें तो ऐसी स्थिति में उनका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो ये बात होगी किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इफ टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस
separated by unit distance, then the gravitational constant will be equal to the gravitational force. तो ये this is the detail about the gravitational constant, right? अब अगर हम बात करें न्यूटन, as you know न्यूटन is the mechanics, यानी न्यूटन इज द फादर ऑफ मैकेनिक्स। अगर न्यूटन नहीं होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं, हमें कुछ बहुत सारे फैक्ट्स ही पता नहीं चलते। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं न्यूटन नहीं होता तो यार फिजिक्स तुम्हें कुछ होता ही नहीं, बहुत इजी हो जाती, राइट। न्यूटन ने मैकेनिक्स पे बहुत सारा काम किया और उसके बाद ऑप्टिक्स में भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तो न्यूटन वाज द फादर ऑफ द मैकेनिक्स। तो न्यूटन ने क्या कहा था, जैसा कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो फिर वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू F=ma के बराबर होती है। अब देखिएगा थोड़ी देर के लिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन होगा किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ और ये इसका सरफेस है, दिस इज द सरफेस। अब यहां से इसके सेंटर तक का हमने डिस्टेंस RE अज्यूम कर लिया। RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहां से सरफेस से h हाइट ऊपर एक बॉडी है जिसको आपने वहां से रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? बॉडी पर एक फोर्स लगेगा, वही फोर्स बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आएगा और यह बॉडी तब तक नीचे आती रहेगी जब तक ये अर्थ के सेंटर तक ना पहुंच जाए। लेकिन सेंटर से पहले सरफेस आ जाएगी तो बॉडी कहां स्ट्राइक करेगी? सरफेस पर। अज्यूम कर लें कि हमने टनल क्रिएट कर दिया अप टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये बॉडी कहां तक जाती रहेगी? सेंटर तक जाते ही रहेगी और सेंटर पर जाकर फिर ये SHM क्रिएट कर देती, वो आगे का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल तो ये बॉडी अगर हम यहाँ से रिलीज करें तो जब ये बॉडी रिलीज करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी लगातार कहाँ आती रहेगी? अर्थ सरफेस की तरफ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली होगा कितना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर किसी भी आइडेंटिकल बॉडी का मास उसके सेंटर पर एक्ट करता है और हम यहाँ मान लेते हैं कि मास अर्थ का m है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ, वो कितना होगा? उसकी बात अगर हम करें तो उसकी वैल्यू होगी F=g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द बॉडी अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक h था और यहां से यहां तक RE, तो ये कितना आ जाएगा? RE रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। अगर ये कहां तक आएगी? यहां तक सरफेस तक स्ट्राइक करेगी और जब ये सरफेस पर आ जाएगी बॉडी, व्हेन इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस, तो h की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? 0। तो F क्या आ जाएगा? F आ जाएगा g me ओवर कितना? RE। सरफेस पर h क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, RE²। अब ये फोर्स क्या करेगा? बॉडी को एक्सेलरेट करेगा। दिस फोर्स एक्सेलरेट टू द बॉडी, राइट? बॉडी को एक्सेलरेट करेगा। और न्यूटन ने कहा था अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को एक्सेलरेट करता है तो F= क्या होता है? ma। चूंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g। तो ऐसी स्थिति में F= फार्मूला लगाएंगे आप mg। और इस फोर्स की वैल्यू क्या है? इस फोर्स की वैल्यू है g me m ओवर कितना?
आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होगी, ये होगी जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब हम बहुत पहले से यानी 9th क्लास से ग्रेविटी की न्यूमेरिक वैल्यू जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाते चले आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसके मतलब को समझ लेते हैं। तो इसके मतलब को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू की, और वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमें कैसे निकालते हैं, वो तो हमें सारे डेटा वहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालनी है। तो न्यूमेरिक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब देखिए वेयर जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास कितना है, मास होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, अर्थ का मास होता है ये। रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या, मीटर। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दीज आर द यूनिट। नाउ put all these value in this equation, then z is equals to 6.67 into 10 to the power -11, right? And mass of the earth is 6.0 into 10 to the power 24 over radius, and radius is 6.4 into 10 to the power 6 whole square. And we solve these numeric value, then we have got approximately 9.79 meter per second square, right? And it becomes, we considered 9.8 meter per second square. Got it? So this is the numeric value of acceleration due to gravity. तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने थोड़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया आज हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चेंज होता है, और चेंज होता है तो किस वजह से चेंज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो आपको पोस्ट नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करूँ। करना कैसे है आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो भी मैं वीडियो आपको सेंड करूँगा उस वीडियो को आपको देखना है पहले, फिर उसी वीडियो को आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे, जो टेक्स्ट बुक आपके स्कूल ने लगा रखी है, ये टॉपिक दोबारा फिर से उसमें पढ़ेंगे और फिर आप नोट्स बनाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो मैं अपना नंबर ये शेयर कर देता हूँ, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8126311542। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर से अपनी आप प्रॉब्लम शेयर करते रहिएगा, मैं आपको उसके रिप्लाई करता रहूँगा। और प्लीज़ जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।